10th class NTSC स्पेशली गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? कितना टाइम मस्ती कर रहे हो भाई? काफ़ी टाइम हो गया मिले हुए, किसी का कुछ पता नहीं है। बस कुछ एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनसे कांटेक्ट होता है। रेडी रहना, NTSC का एग्ज़ाम 100% नहीं तो 99% होगा। 1% ही चांस है आप लोगों के पास कि एग्ज़ाम ना हो। चलो करते हैं थोड़ी सी प्रिपरेशन। आपने चैप्टर तो रीड कर लिया है, मुझे मालूम है काफ़ी अच्छे से। चैप्टर है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सभी को पता है, इसका मीनिंग खेती। ऑलमोस्ट गांव से बिलोंग करते हैं तो इसका मीनिंग तो पता ही होगा। अब खेती गांव में ज़्यादा होती है, ये आपको ये भी मालूम है ना। तो हमारी इंडिया की ऑलमोस्ट मोर देन 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, आपको पता है। और एग्रीकल्चर हमारी कौन सी एक्टिविटी है ये भी मालूम होगा, क्योंकि हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो जी हाँ, प्राइमरी एक्टिविटी ही है। अब इसका जो प्रोडक्शन होता है यानी कि फूड, वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो जाता है? हमारे खाने के लिए। अब हम इसी में सेकेंडरी एक्टिविटी की बात कर लेंगे। सेकेंडरी कौन सी थी? इंडस्ट्री। तो इसका जो रॉ मटेरियल है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो जाता है रॉ मटेरियल। देखो ये दोनों प्रोडक्शन के बाद की बात है। अब हम एग्रीकल्चर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। आप थोड़ा सा इसको समझ लो कि पहले के ज़माने में क्या किस तरीके की खेती की जाती थी और आज के टाइम में क्या क्या हम न्यू टेक्निक्स के साथ इसको इनोवेटिव तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो पहले पुराने ज़माने में खेती करी जाती थी उसको हम बोलते थे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। पढ़ा होगा आपने 8th क्लास में इसके बारे में। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपने 7th to 9th नहीं पढ़ी हो। ऑलमोस्ट आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी के अंदर। तो बस हर चीज़ एक्सटेंड होती चली जाएगी। कैसे प्रिमिटिव एक सब्सिस्टेंस? अब भाई हर लोग अपने लिए ही प्लॉट पे, अपने छोटे से स्मॉल प्लॉट पर खेती कर लेते थे, काम चला लेते थे। मोस्ट ऑफ द डिपेंड होते थे वो नेचर के ऊपर, यानी कि इरिगेशन के लिए वो मानसून पे डिपेंड होते थे। फर्टिलाइज़र वो यूज़ नहीं करते थे क्योंकि हर कोई डोमेस्टिक एनिमल्स को रखता था। मशीन्स का भी यूज़ नहीं करते थे ये लोग, नॉट यूज मशीन। तो ये तो थी हमारी कौन सी फार्मिंग? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। एक और पुराने तरीके से खेती करी जाती थी जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी था। इसके बारे में भी आपने पढ़ रखा है। अब इसमें क्या पढ़ा है आपने, थोड़ा सा हम मोटे मोटे तौर पर जान लेते हैं कि सबसे पहले एरिया क्लियर किया जाता था। उसके बाद कहाँ पर कौन सा एरिया क्लियर किया जाता था? जहाँ पर हमें खेती करनी है, वे टू फार्म। फिर बर्न कर दिया जाता था, आग लगा दी जाती थी। आग लगाने के बाद जो राख बच जाती थी, यानी कि स्लैश जो होता था वो बच जाती थी, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती थी? फर्टिलिटी के लिए। उसमें फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती थी और वहाँ पर फार्मिंग तब तक करी जाती थी जब तक कि वो वहाँ की लैंड की फर्टिलिटी लूज़ ना हो जाए, यानी कि कम ना हो जाए। तब तक उस लैंड पर खेती करी जाती थी, फार्मिंग करी जाती थी। उसके बाद अब यहाँ पे यदि फर्टिलिटी लूज़ कर दी तो फिर वो दूसरी जगह पर चले जाते थे, अनदर प्लेस पर, आपने देखा होगा। उसके बाद जब वो अलग पेज उस पर चले जाते थे दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे भी यही प्रोसीजर वो कंटिन्यू करते थे। तो हमने 2 टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, यानी कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। रिटन प्रिस्क्रिप्टिव पर ज़्यादा ध्यान मत देना, सुनने की कोशिश करना और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना। स्कूल जैसे ही रीओपन होंगे सबसे पहले मैंने आपके नोट्स देखने हैं। मुझे आपके क्वेश्चन आंसर से इतना कोई रिलेशन नहीं होगा। क्वेश्चन आंसर आपके पास, सबके पास मुझे मालूम है, एग्ज़ाम आइडिया है ना, आप उसी में से कर लेते हैं।
तो ठीक है, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को अलग अलग नामों से जाना जाता था। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर इसको झूमिंग के नाम से जानते थे, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की साइड की बात करें तो वहाँ पे इसको दीपा के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये हमारी 2 हो गई एग्रीकल्चर की टाइप्स। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं थर्ड टाइप, जिसे हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, थोड़ा सा देखो, जब हम टाइम के अकॉर्डिंग ना चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो कुछ भी हो, हमारी थिंकिंग हो, हमारी टेक्निक्स हो, हमें अपग्रेड होते रहना चाहिए। तभी बार बार कहा जाता है कि जो भी भाई, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, सेंसस पढ़ रखा है ना सभी ने, हर 10 साल में चेंज होता है ना, तो अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई से भी ईयर का पूछा जा सकता है आपका। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम सेंसस कब हुआ था, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डाल देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज एनटीएससी ग्रुप में डाल देना जो सर ने आपका बना रखा है। चलिए, तो यहाँ पर फर्टिलाइज़र का भी यूज़ होता था, नॉर्मल फार्मिंग की तरह थी, लेकिन फर्टिलाइज़र का यूज़ होता था। इरिगेशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से करी जाती थी, और क्यों करी जाती थी? ताकि आउटपुट अच्छा मिले, क्योंकि पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही थी भाई। अब हम आ जाते हैं कमर्शियल फार्मिंग, हमारा 4th टाइप ऑफ फार्मिंग है कमर्शियल फार्मिंग। 3rd 4th कमर्शियल से ही हमें पता लग रहा है टोटली प्रॉफिट के लिए किया जाता है ये फार्मिंग। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, उसके साथ साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब प्लांटेशन भी जो है वो क्या है, कमर्शियल टाइप फार्मिंग ही है, बट इसमें सिंगल क्रॉप ग्रोन होती है, यानी कि एक ही फसल उगाई जा सकती है। एग्जाम्पल है असम में जैसे टी, कर्नाटका की बात करी जाए तो कॉफ़ी। अब ये ऐसा ही नहीं है कि आप इनको कभी भी उगा दो, जब आपका मन आया जी आज मेरा कॉफ़ी के बागान लगाने का मन कर रहा है तो कॉफ़ी पीनी है, पहले मैं बागान लगा लेता हूँ, और नहीं, बहुत सारी चीज़ें इनके लिए देखी जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें सीज़न की बात कर लेते हैं। हम सीज़न को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, रबी और खारिफ। इसमें जो बीज है वो बोया जाता है कौन से मंथ में, अक्टूबर से दिसंबर। हार्वेस्टिंग होती है इसकी अप्रैल से जून। एग्जाम्पल है कौन कौन सी फसल हम इसमें क्रॉप उगा सकते हैं, वीट हो गया, बार्ले हो गया, पीज, ग्राम, मस्टर्ड एक्सेट्रा, आपको सारी पता होनी चाहिए। अब चलते हैं खारिफ की तरफ। इसमें फसल उगाई जाती है कब, जब मॉनसून की शुरुआत होती है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून। हार्वेस्टिंग का टाइम होता है सितंबर टू अक्टूबर, बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर। और इसमें जो कौन सी फसल उगाई जाती है, कौन कौन सी है, राइस, मेज़, ज्वार, पैडी, बाजरा, सोयाबीन, उड़द, अरहर, जूट, मूंग एक्सेट्रा। अब जैसे आपकी समर वेकेशन होती है और विंटर वेकेशन होती है ना, तो इसके जो बीच का पीरियड होता है ना, इनकी भी वैकेशन का टाइम होता है, उसको हम कहते हैं ज़ैद सीज़न। तो इसकी बात कर लें तो ज़ैद में ऑलमोस्ट वेजिटेबल उगाई जाती हैं। वेजिटेबल के साथ साथ मस्क मेलन, वाटरमेलन, नाम सुन सुन के पानी तो नहीं आ रहा है मुंह में, खाना ज़रूरी है क्योंकि हाइड्रेट रखता है ये आप लोगों को। वाटरमेलन एंड मस्क मेलन सीज़न भी है, तो प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेट रखिए। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक कुछ जो क्रॉप्स हैं वो पूरा साल भी ले लेती हैं, कौन कौन सी हैं, शुगर केन,
अमन, बोरो, एक्सेट्रा। तो हमने फार्मिंग के टाइप्स देखे, एग्रीकल्चर क्या है, कितने % लोग करते हैं, और थोड़ा सा हमने सीज़न के बारे में आज डिस्कशन किया। आगे हम फिर कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर थोरोली रीड आपको ज़रूर करना है, इसको मिस नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि वो आपके NTSC की सेहत के लिए ख़राब हो जाएगा नहीं तो। ओके, ठीक है, थैंक यू।